पुस्तक का नाम राजनीति में हमारी भूमिका, गांधी जी की दृष्टि। इन विभिन्न परिस्थितियों से देश को उबारने के लिए यूं छुटपुट प्रयत्न बहुत पहले से चल रहे थे, पर उन्हें सुसंगठित और सुसंचालित होने का श्रेय गांधी जी के नेतृत्व को मिला। वे असली कारण जानते थे और प्रयत्नशील थे कि रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक जागरण, स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से प्रजा के मनोबल, चरित्र स्तर, स्वाभिमान एवं शौर्य को जगाया बढ़ाया जाए। स्वतंत्रता संग्राम वे धीरे धीरे चला रहे थे। क्रांतिकारियों से उनके मतभेद का मूल कारण यह था कि वे चाहते थे स्वराज्य धीरे धीरे उस क्रम से आए जिस क्रम से देश उसे संभालने योग्य प्रतिभा अपने में पैदा कर ले। स्वतंत्रता संग्राम के साथ चरखा, खादी, हरिजन सेवा, ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा, सफाई जैसी प्रवृत्तियों को जोड़ देना यूं बहुत अटपटा लगता है। असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह की दार्शनिकता कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, पर उसका व्यवहारिक पक्ष यह था कि इन सरलतम उपायों द्वारा जनता अपनी मूल चेतना विकसित करे और स्वराज्य धारण कर सकने में समर्थ हो जाए। वे जानते थे कि विभूति प्राप्त करने से अधिक कठिन उसे पचाना होता है। शक्ति की असली परीक्षा कोई सफलता प्राप्त कर लेना भर नहीं है, और उसके सदुपयोग से ही प्राप्तकर्ता का गौरव आंका जाता है। भगीरथ गंगा अवतरण की पृष्ठभूमि बनाने में सफल हो गए थे, पर उस धारा को सुव्यवस्थित रूप में प्रवाहित करने के लिए शंकर जी को अपनी जटाएं फैलानी पड़ी। यही सर्वत्र होता है। गांधी जी के मन में स्वराज्य प्राप्ति करने की जल्दी नहीं थी। वे जनता को उस आंदोलन महायज्ञ से प्रबुद्ध, सतर्क और समक्ष बना रहे थे। क्रांतिकारी कहते थे कि बिना शस्त्र धारण किए और मजबूरी प्रस्तुत किए बिना अंग्रेज जाने वाले नहीं हैं। बात उन्हीं की सच निकली। सन 1942 में क्रांतिकारी तोड़ फोड़ ने सिद्ध कर दिया कि असहयोग सत्याग्रह नहीं, शस्त्र धारण ही वर्तमान स्थिति में राजक्रांतियों की अनिवार्य आवश्यकता है। इस तथ्य को गांधी जी भी जानते थे। वे स्वराज्य की उतावली में न थे, जनता की उन दुर्बलताओं को हटाने में लगे थे जो पिछले 1000 वर्ष के अज्ञान अंधकार युग में पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से चलते रहने पर उसके स्वभाव में सम्मिलित हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने जब भारत को स्वराज्य दिला ही दिया था, तो वे इन असामयिक उपलब्धियों से जितने प्रसन्न थे उतने ही चिंतित भी। जन जागरण का प्रयोजन पूरा नहीं हो सका था, इसलिए उन्हें चिंता थी कि इस गंगावतरण का संचालन कैसे होगा। उन दिनों उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण सुझाव रखा था कि कांग्रेस लोकसेवी संस्था का रूप धारण करे और जन जागरण के नितांत आवश्यक कार्य में ही जुटे रहें। राजतंत्र चलाने के लिए एक उस स्तर के लोगों की पिछली पंक्ति बना दी जाए। प्रजा पर प्रभाव रखकर कांग्रेस राजनेताओं की नियुक्ति एवं उनकी रीति नीति पर नियंत्रण करे, पर स्वयं उससे पृथक रहकर वह जनमानस की परिष्कार का मूल प्रयोजन पूरा करे, जो किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति का, यहाँ तक कि सुशासन का भी मूल आधार है। चूक हुई, दिशा बिगड़ी। उन दिनों परिस्थितियां विचित्र थीं। कांग्रेस नेता गांधी जी से सहमत न हो सके। सारी शक्ति राजतंत्र को संभालने में लग गई। रचनात्मक कार्यों में विश्वास करने वाले लोकसेवी भी उसी तंत्र में खप गए। सबका ध्यान सत्ता की ओर चला गया। सत्ता एक नशा है, उसका चस्का जिसे लगा कि फिर वह उसी घाट का हो लिया। कांग्रेस और उसका परिवार उसी दिशा में चल पड़ा। जन जागरण के लिए जिन रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों की जरूरत थी, वे या तो विस्मृत हो गए या उनकी लकीर पीटती रही। अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर की संस्थाओं का भी यही हुआ। उन्होंने भी अपनी बड़ी बहन का अनुकरण किया। अपना बाहरी जामा वे कुछ भी बनाए रहे हों, भीतरी भीतर सत्ता संघर्ष के लिए चल रही विभिन्न पार्टियों की प्रतिद्वंदिता में ही वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल थी। ध्यान बटा सो बटा। पिछले कई वर्षों में जिस बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति की जरूरत थी, शिक्षा और कला के महान माध्यमों को सृजनात्मक दिशा में लगाने के लिए उन्हें हथियाया या अपनाया जाना चाहिए था। उस दिशा में किसी ने कुछ नहीं किया।
इस भूल को हम ईमानदारी से स्वीकार कर लें तो कुछ हर्ज नहीं है। दिशा भूलने का जनमानस में 1000 वर्ष की गुलामी के कुसंस्कारी प्रक्रिया हटाने की उपेक्षा करने का जो परिणाम होना चाहिए था वह सामने है। उन परिस्थितियों, उत्कृष्ट राजनीतित्व एवं आदर्श शासन तंत्र की आशा रखना व्यर्थ है। राजनेताओं का चुनाव होता है, चुनावों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके चुनाव से सरकारें बनती हैं। जनता का जो स्तर है उसमें चुनाव जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाने की, जाति पाति के नाम पर लोगों को बरगलाने की, व्यक्तिगत या स्थानीय लाभ दिलाने के सब्ज बाग दिखाने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। जो ये सब तिकड़मे भिड़ाने में समर्थ ना हो उसका चुनाव जीतना कठिन है। जनता का स्तर ही ऐसा है कि वह वोट का मूल्य और उसके दूरगामी परिणामों को अभी समझ ही नहीं पाई। जहाँ से पट्टी और वास्तविकता का अंतर करना उसे आया ही नहीं। इसलिए चुनाव में वे लोग जीत ना सके जो रामराज्य स्थापित कर सकने में सचमुच समर्थ हो सकते थे। जनता ने अपने स्तर के विधायक चुने, उन विधायकों ने अपने स्तर की सरकारें बनाई, उन सरकारों के संचालकों ने वही किया जो जनता कर रही है या कर सकती है। जड़ के आधार पर पत्ते बनते हैं, धतूरे के बीच से उगे पौधे पर शहतूत कहाँ से लगें। राज्य शासन के संचालन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी मनोभूमि एवं कार्यशैली ही शासन तंत्र के संचालन का स्वरूप निखारती है। कानून कितने ही अच्छे क्यों ना हों, नीतियाँ कितनी ही निर्दोष क्यों ना हों, योजनाएं कितनी ही बढ़िया क्यों ना हों, उनके संचालन का भार जिस मशीनरी पर है उसके पुर्जे यदि घटिया होंगे तो सारा गुड़ गोबर होता रहेगा। सरकार कई योजनाएं बनाती और चलाती हैं पर उसका स्वरूप जनता तक पहुंचते पहुंचते विकृत हो जाता है, क्योंकि जिनके हाथ में उस प्रक्रिया के संचालन का भार है वे उतने शुद्ध नहीं होंगे जितने होने चाहिए। अपराधों के रोकने और अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी जिस मशीन पर है यदि ऊंचे स्तर की हो और भावनापूर्वक काम करे तो निसंदेह अपराधों का उन्मूलन हो सकता है। उपयोगी कार्यों के लिए ऋण या अनुदान बांटने वाली मशीन यदि स्वच्छ हो तो वह धन खुर्द बुर्द न होकर सचमुच संपत्ति और सुविधा बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। शिक्षा देने वाली मशीन यदि भावनाओं से ओतप्रोत हो तो छात्रों को ढालने में उन व्यक्तियों का जादू आश्चर्यजनक ढलाई का प्रतिफल प्रस्तुत कर सकता है। सरकारी कानूनों या योजनाओं में उतना दोष नहीं है जितना कि प्रस्तुत प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी की आदर्शवादी भावनाओं का न्यूनतम रूप है। अब करना है भूल सुधार। प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह शासन संचालन करने वाली मशीन कैसे उत्कृष्ट बने। तो फिर बात लौटकर वहीं आ गई। सरकारी कर्मचारी आकाश से नहीं उतरते, वे जनता के ही बालक होते हैं। उन्होंने अपने घर परिवार से संबंध, समाज में जो कुछ देखा, सुना, समझा, अनुभव किया है उसी के आधार पर उनका मानसिक स्तर एवं चरित्र ढला है। नौकरी पाते ही वे उन सारे संस्कारों को भुलाकर देवता बन जाएं, ये आशा करना व्यर्थ है। उसी प्रकार पैसा लेकर वोट बेचने वाली, जाति पाति का पक्षपात करने वाली, व्यक्तिगत या क्षेत्रीय लाभ के प्रलोभनों से आकर्षित होने वाली अदूरदर्शी जनता से ये आशा करना व्यर्थ है कि वह उन्हें चुनेंगी जो सुयोग्य एवं आदर्शवादी तो हैं पर पैसा लुटाने या बहकने वाले हथकंडे अपनाने में समर्थ नहीं। ये एक सच्चाई है कि प्रजातंत्र में जनता के स्तर की ही सरकार बनती है और उसी स्तर की सरकारी मशीन चलती है। पार्टियों की सत्ता बदले इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। पिछले कुछ दशकों में किसी पार्टी विशेष का एकाधिकार नहीं रहा। कई पार्टियों की अलग या सम्मिलित सरकारें बनी, उन्होंने भी कोई अलग आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। जिस कीचड़ में बड़ी पार्टियों का छकड़ा घिसट रहा था उसी में खड़खड़ियाँ भी धंस गई। सच्चाई यह है कि इन परिस्थितियों में कुछ हो ही नहीं सकता। प्रबुद्ध लोकमत जागृत हुए बिना आया राम गया राम ही हद फेरी रुक ही नहीं सकती। अल्पमत को बहुमत में और बहुमत को अल्पमत में बदलने के लिए प्रलोभन और आतंक का वर्तमान दौर अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि विधायकों, सांसदों को अपनी जनता के रोष एवं अवरोधों का भय उत्पन्न न हुआ तो इसी प्रकार जो भी सरकारें सत्ता में आएंगी
उनकी मंत्री यदि अपने समर्थकों के अपने क्षेत्र के लिए सरकारी मशीन से काम लेंगे तो उन पुर्जों से अपने स्वार्थ साधने की भी छूट देनी होगी। फिर प्रशासन शुद्ध कैसे होगा? मूल समस्या यही है, किस पार्टी की सरकार बने, वह किन योजनाओं को कार्यान्वित करे। ये प्रश्न कम महत्व के हैं। अधिक महत्व के प्रश्न ये हैं कि चुनाव बिना खर्च कैसे कराएं, उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने का जन स्तर कैसे बने और सरकारी मशीन में पुर्जे बनने वाले कर्मचारी घर से ही आदर्शवादी एवं भावना संपन्न बनकर वहां तक कैसे पहुंचे। ये समस्या पर्दे के पीछे दिखती है, पर यही सबसे महत्वपूर्ण। इसे हल किए बिना तथाकथित प्रगति में खोखलापन ही बना रहेगा। प्रजातंत्र की जड़ जनता है। जहां जनता का स्तर ऊंचा होगा वही प्रजातंत्र सफल हो सकेगा। हमें यदि प्रजातंत्र पसंद है तो उसकी सफलता की अनिवार्य शर्त जनता का भावनात्मक एवं चारित्रिक स्तर भी ऊंचा उठाना ही पड़ेगा। अन्यथा शिकायतें करते रहने के अतिरिक्त और कुछ ना हाथ लगेगा। स्वराज प्राप्ति के समय गांधी जी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चिंतित थे और जोर दे रहे थे कि कांग्रेस शासन में न जाए, वरन लोकमानस का निर्माण करके अधूरे किंतु अति महत्वपूर्ण कार्य को संभालने में ही दत्तचित्त होकर जुटी रहे। तथ्य तथ्य रहेगा, आवश्यकता आवश्यकता ही रहेगी। एक उसे पूरा नहीं करता तो दूसरे को अपना कंधा लगाना ही चाहिए। यही रचनात्मक तरीका है। स्वतंत्रता संग्राम में 12 वर्ष तक निरंतर मोर्चे पर लड़ते रहने वाले सैनिक के रूप में अड़े रहने के उपरांत उस संग्राम की पूरक उपलब्धियों के महत्व को हम समझते रहेंगे। हमारा विश्वास है कि बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की त्रिवेणी बहाए बिना तीर्थराज ना बनेगा और उसमें स्नान किए बिना हमारे पाप ना कटेंगे। राजनैतिक स्वतंत्रता का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब उसके साथ ही बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों को भी पवित्र और पुष्ट बनाए जाएं। उसे परावलंबी बनाने वाली कुटिलता के पाश से मुक्त कराया जाए। स्वतंत्रता का एक चरण अभी प्राप्त हुआ, 3 मोर्चों पर लड़ा जाना अभी भी शेष है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम उसी प्रयत्न में निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। दूसरे सैनिकों ने अपनी वर्दियां उतार दी और राजमुकुट पहन लिए, पर अपने लिए आजीवन उस चिंतन लक्ष्य की ओर चलते रहना ही धर्म बन गया है, जिसके ऊपर राष्ट्र की सर्वतोमुखी समर्थता निर्भर है। राष्ट्र की बात ही क्यों सोचें, विश्व कल्याण का मार्ग भी यही है। जन जागरण और लोकमानस में उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का बीजांकुर बोया जाना वस्तुतः इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण का अभिनव प्रयोग है। हम इसी दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को हाथ में लेकर धर्म, साहस, निश्चय और प्रबल पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जहां तक हमारा प्रभाव क्षेत्र है उसे उसी दिशा में घसीटते लिए चले रहे हैं। हम जानते हैं कि जनमानस के अंतरंग का स्पर्श करने और कोमल भावनाओं को संवेदनशील बनाने की क्षमता राजतंत्र में नहीं है। उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति दूसरी है। कूटनीति राजनीति का पर्यायवाची बन गई है। उस स्तर में जो कुछ होगा, लोग उसमें अकारण ही किसी कूटनीति या दुर्भिसंधि की गंध सूंघेंगे। इसलिए राजतंत्र के द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न या प्रयोग जब कभी हुए हैं, उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। यह क्षेत्र वस्तुतः धर्म एवं दर्शन का है। बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए विचारणा का स्तर बहुत गहराई से बदलना होगा। उथला बदलाव कोई स्थिर परिणाम उत्पन्न ना करेगा। इस प्रयोजन की पूर्ति में केवल धर्मतंत्र ही समर्थ हो सकता है। राजनैतिक स्तर पर बाल विवाह, छुआछूत निवारण, दहेज उन्मूलन, व्यभिचार विरोधी कानून बने हुए हैं, पर उनको कितना मान मिला और कितना परिणाम निकला, ये सबके सामने है। भौतिक सुधार कराना राजतंत्र का क्षेत्र है। भावनात्मक सुधार के लिए प्रजातंत्र के वातावरण में केवल धर्मतंत्र ही समर्थ हो सकता है। प्रजातंत्र हटाकर अधिनायकवाद आना है तो आतंक के आधार पर विचार परिवर्तन भी संभव है, पर वह प्रयोग महंगा है। व्यक्ति की विचार स्वतंत्रता अपहृत हो जाने पर वह एक मशीन मात्र रह जाता है और सांस्कृतिक
प्रगति की जिस महान प्रक्रिया ने मानव जाति को यहाँ तक पहुँचाया, उसका द्वार ही बंद हो जाता है। हम प्रजातंत्र पसंद करते हैं, उसमें बहुत खूबियाँ और संभावनाएं सन्निहित हैं। फिर प्रजातंत्र की परिधि में जनमानस का निर्माण करना धर्म एवं अध्यात्म का ही क्षेत्र रहता है। हम यही कर रहे हैं। धर्म और अध्यात्म को हमने मानव जाति की समग्र प्रगति के लिए नियोजन किया है। पिछले दिनों उसमें जो अवांछनीयताएं घुस पड़ी थीं, उन्हें सुधारा है। धर्म मंच अब तक प्रतिगामियों का दुर्ग समझा जाता है। हमने उसे नई दिशा दी है और उसकी मूल प्रवृत्ति प्रगतिशीलता को उभारा है। धार्मिक प्रथा, परंपराओं, रीति रिवाजों, कर्मकांडों और मान्यताओं को, बाह्य स्वरूप को यथावत रखते हुए उनकी दिशा और प्रवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। यही कारण है कि जिस क्षेत्र की ओर से नाक भौं सिकोड़ी जाती थी और जिसे निराशाजनक माना जाता था, अब उसे मानवीय प्रगति की निर्णायक भूमिका संपादन करने में समर्थ माने जाने लगा है। पिछले दिनों क्षुब्ध कुछ लोग आस्थाओं की तोड़फोड़ में लग गए थे। वे दीर्घकालीन परंपराओं को उखाड़कर आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे। वे भूल जाते थे कि 80% देहातों में बसे हुए और 77% अशिक्षित देश के लिए धर्म परंपराओं में क्रांतिकारी तोड़फोड़ सरल नहीं है। वे प्रयत्न भी लगभग असफल हो गए। अपनी सुधारात्मक प्रक्रिया आंधी तूफान की तरह इसलिए सफल होती चली जा रही है कि हमने धर्म प्रथाओं एवं कलेवरों के बाह्य स्वरूप में हेरफेर किए बिना उनके मूल प्रयोजनों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। इस प्रकार परोक्ष रीति से हम राजनीति में भाग ले रहे हैं और राजनैतिक शुद्धता एवं प्रखरता की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत लोग घुस पड़े हैं। वहाँ इतनी बड़ी भीड़ जिसे बढ़ाया नहीं घटाया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की मूल शक्ति जनता में निहित रहती है। जनता अपना बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर ऊंचा उठाए बिना ऊंचे स्तर का शासन एवं राजनेतृत्व प्राप्त कर नहीं सकेगी। हम राजनीति से अलग नहीं हैं, न उसका मूल्य कम कर रहे हैं। बात इतनी भर है कि हम जड़ में खाद पानी लगाने वाले माली बने रहना चाहते हैं। फूल और फल का व्यापार दूसरे लोग करें, इसमें ना हमें कोई आपत्ति है और ना ईर्ष्या। हम अनुभव करते हैं उथले राजनीतिज्ञों की अपेक्षा हम अधिक ठोस और अधिक महत्वपूर्ण नीति अपना रहे हैं और हमारे प्रयत्नों का फल किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसकी सरकार की अपेक्षा अधिक सत्परिणाम उत्पन्न करेगा। गांधी जी का जनमानस निर्माण का काम अधूरा रह गया। हमें उनके शेष काम को पूरा करने वाले कुली मजदूर की तरह जुटे रहना मंजूर है। दूसरे लोग अपने तप का प्रतिफल चखते रहें, अपने मुंह से उसके लिए लार टपकने वाली नहीं है। हम स्वस्थ राजनीति के विकसित हो सकने के संभावना वाला भवन बनाने में नींव के पत्थर मात्र बनकर रहेंगे और जो भी हमारे प्रभाव संपर्क में आएगा उसे इसी दिशा में प्रेरित आकर्षित करते रहेंगे। इस संदर्भ में युग ऋषि ने समाज के प्रबुद्ध जनों को लक्ष्य करके उनसे भी इस दिशा में प्रयास करने की अपील की है। उनके कथन का सारांश कुछ इस प्रकार है। धर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संगठन भी इस दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें धर्मतंत्र के मर्म को समझते हुए संप्रदाय तंत्र के ऊपर उठकर सोचना होगा। धर्म उस अनुशासन का नाम है जो मनुष्य को पशुता की ओर जाने से रोककर देवत्व की दिशा में प्रेरित करता है। जैसे शारीरिक व्यायाम वही श्रेष्ठ है जो शारीरिक आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान करे, उसी प्रकार बड़ी धार्मिक आचार व्यवहार श्रेष्ठ है जो मनुष्य का चारित्रिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना सके। इस दिशा में कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों को प्रजातंत्र के पक्ष में पार्टी तंत्र से ऊपर उठाना होगा।